बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 9 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की दोपहर है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से ही सख्त सज़ाएं मिलेंगी। जी हाँ, ये हमारा तज्जिया है। तज्जिया किस बुनियाद के ऊपर है? बुनियाद है जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना है और अपील सुनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को मना किया था सिविलियंस के केस सुनने के लिए, उसकी अपील फाइल हुई थी। अपील में अब जो बेंच बना है उसको देखते हुए हम ये तज्जिया आपके सामने रखने की पोजीशन में हैं कि लग रहा है कि अब सिविलियंस के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स ही सुनेगी। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है, नून लीग और इस्तेहकाम पार्टी का इंतखाबी इश्तराक हुआ है। जी हाँ, दोनों ने हाथ मिला लिए, इंतखाब इकट्ठे लड़ेंगे। आपको सिर्फ याद करवाना था कि इस्तेहकाम पार्टी इस वक्त अच्छी तरह से याद कीजिए कि वो जहांगीर तरीन की है और नून लीग में मरियम नवाज़ हों या मरियम औरंगज़ेब हों या तमाम दूसरे काबरीन बढ़ बढ़ कर इसी जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहते थे और आज उनका इश्तराक हुआ है और इश्तराक से बना है अतरीफ़ल इस्तखुद्दूस। ये अतरीफ़ल इस्तखुद्दूस क्या है ये आपके सामने रखेंगे पूरी की पूरी बात। और अब पीटीआई जो है वो पंजाब का रुख करने वाली है। कन्वेंशंस अब होंगे पंजाब में और पीटीआई ने ये फैसला किया है अब चेयरमैन की हिदायत के ऊपर पंजाब के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली मियाँ वाली से शायद ये सिलसिला शुरू होगा जो बहुत देर से डिमांड की जा रही थी कि पंजाब से शुरू होना चाहिए। अगला केपीके के बाद कन्वेंशंस का सिलसिला वो आपके सामने अब ये डेवलपमेंट आ जाएगी। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ही सिविलियंस को सख्त सज़ाएं दी जाएंगी, ये हमारा तज्जिया है, खबर नहीं है। लेकिन खबर क्या है, किस बुनियाद पर हमने ये तज्जिया किया है, वो आपके सामने रखते हैं। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, जस्टिस बंदयाल ने जाते जाते इस केस का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि पाकिस्तान के आइन और कानून में कहीं गुंजाइश मौजूद नहीं है कि सिविलियंस जो हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर किया जाए, इसलिए सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं किया जाएगा। ये फैसला दिया था जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा वो फैसला। उसके बाद हुकूमत ने उस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील दायर कर दी थी। कानूनी तौर पर वो तमाम सिविलियंस जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद वापस दे देना चाहिए था और वापस पुलिस के पास उन्हें आना चाहिए था और उनके सिविलियन कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चलने चाहिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई। अभी तक उन लोगों को बगैर किसी स्टे ऑर्डर के, बगैर कोई ऑर्डर मिले, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आज के दिन तक वो हतमी फैसला है, किसी किस्म का स्टे ऑर्डर नहीं मिला हुआ उसके ऊपर। किसी किस्म की किसी अदालत ने जो वो मुजरिम या मुलजिम, उनको मुलजिम ही है, ज़ारी बात है, वो अभी मुजरिम तो है नहीं, वो जितने भी मुलजिम हैं वो जो मिलिट्री कोर्ट्स की इस टाइम तहवील में है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे चुकी है और फैसले पर फौरन अमल होना चाहिए था, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई स्टे ऑर्डर दे देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हतमी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं माना गया और वो तमाम के तमाम लोग अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील के अंदर हैं। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए एक अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि अपने इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। और अब जो बेंच बना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम उस बेंच को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये फैसला जो है वो शायद अब टर्न डाउन हो जाए। ये मेरा तज्जिया है, क्योंकि उस पर उसकी सदारत कर रहे हैं मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और फिर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और फिर जस्टिस मुसरत हलाली साहबा और जस्टिस इरफान सादात खान। इनके ऊपर मुश्तमिल ये बेंच बना है और ये जो बेंच है ये अब 6 रुकनी बेंच जो है ये सुनेगा केस जो जस्टिस बंदयाल फैसला करके गए थे कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकता। अब ये अपील सुनेगा। जब आपको याद होगा
कि ये जब आपको इफ्तिखार चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट याद होगी, वहाँ से ये काम शुरू हुआ था कि बेंच की फॉर्मेशन देखकर ही पता चल जाता था। अक्सर लोग तज्जिया कर लेते थे कि इसका फैसला क्या आएगा। तो इस हम ये नहीं कह रहे फैसला क्या आएगा, वो तो जारी बात है, अदालत ने फैसला करना है, उन्होंने क्या करना है, और हम तो एहतराम करेंगे जो भी फैसले, लेकिन हम अपना तज्जिया दे रहे हैं। जो इस बेंच की फॉर्मेशन नज़र आ रही है, उस बेंच की फॉर्मेशन के बाद हमें लग नहीं रहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो डिसीजन पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, वो अब टिक सकेगा। बल्कि अब कानून और आइन के खिलाफ फैसला हमें लग रहा है, हमारा तज्जिया है कि शायद उसके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि इसमें हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो सिविलियन बालादस्ती है, सिविलियन राइट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन के राइट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स का जो दायरा इख्तियार है, उसका ये सबसे बड़ा केस है। और इसमें काजी फायज ईसा साहब खुद नहीं बैठ रहे, बहुत ही मानी खेज है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सिविलियंस के हकूक़ की या इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, वो जस्टिस अतर मिन्ला, वो भी इस केस के अंदर नहीं बैठ रहे। फिर जस्टिस मंसूर जो हैं, वो भी एक बहुत अहम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं सिविलियंस के सारे मामलात के ऊपर, वो भी इस केस के अंदर नहीं बैठ रहे। फिर जस्टिस याया अफरीदी, वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिविलियंस के राइट्स के ऊपर, वो भी इस बेंच के अंदर नहीं बैठ रहे। तो आपने सुना होगा जब जस्टिस बंदयाल की अदालत चल रही थी, तो हम ख्याल जजेस का बेंच कहा जाता था। जियो ग्रुप के सहाफ़ी ज़्यादा इस टर्म को क्वाइन करते थे कि ये हम ख्याल जजेस हैं या हम ख्याल बेंच है। तो इस बेंच को जब हम देखते हैं तो हमें कहने पर हम मजबूर हैं कि ये शायद हम ख्याल प्लस प्लस ये बेंच बन गया है, या हम ख्याल प्लस प्लस जजेस इसके अंदर शामिल हैं। तो इससे जो रिज़ल्ट आना है, उसकी हमने जो तवक्को हमें है, वो हमने आपके सामने रखी है। तो आने वाले दिनों में अगर वाकई ये फैसला आया कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही ट्राई किया जाएगा, क्योंकि अगर वाकई 9 मई के सबूत होते, अगर वाकई ट्रांसपेरेंट केसेस होते, अगर वाकई इन सब के अंदर हतमी सबूत मौजूद होते मौजूदा रजीम के पास, तो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इनको सज़ाएं दिलवा ली जाती। सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इनको लेके ही इसलिए नहीं जाया जा रहा कि वहाँ इन केसेस ने उड़ जाना है, क्योंकि इन केसेस में किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई किसी किस्म की एविडेंस मौजूद नहीं है। तो इसलिए इनको मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाया जा रहा है कि वहाँ चुप करके जो दिल करेगा वो सज़ा दिलवा ली जाएगी। ना वहाँ मीडिया होगा, ना वकला उस तरीके से होंगे, ना पब्लिक की डोमेन में होगा, ना किसी को नज़र आएगा, ना कोई अपनी सफाई सही तरीके से दे सकेगा। जो दिल करेगा वो सज़ा, और जो दिल करेगा वो प्रोसीजर अपनाया जाएगा, और सज़ा देकर कह दिया जाएगा कि देखें जी ये जालिम थे और या इन्होंने ये हमला किया था, इसलिए इनको सज़ा दे दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, और मानी खेज है कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो जजेस हैं उनको इसके अंदर नहीं बिठाया गया। अच्छा जी, दूसरी जो खबर है आपके सामने वो रखनी है, वो है नून लीग और आईपीपी का इंतखाबी इश्तराक हुआ है। जी हाँ, आईपीपी जो इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान है और जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी है, और नून लीग आपको पता है नवाज शरीफ की पार्टी है, इन दोनों पार्टीज़ के अकाबरीन का आपस में गठजोड़ हुआ है, एक बैठक हुई है, जिसके बाद फैसला हुआ है कि ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर बहुत काबिल ज़िक्र बात आपके सामने रखनी है कि यही नून लीग, मरीम नवाज़ हों, मरीम औरंगज़ेब हों, या तमाम इनके अकाबरीन सारा टाइम ये कहते नहीं थकते थे, आप याद कीजिए वो वक्त के, ये कहते नहीं थकते थे कि ये जो पार्टी है, ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं, ये चीनी चोर हैं। ये उनको दिन रात चीनी चोर कहकर पुकारते थे, और अब उसी चीनी चोर के साथ, जिसको ये खुद चीनी चोर कहते थे, अब इलेक्शन का इल्हाक किया है, और ये मिलकर उस पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखनी है इस सारी बात के अंदर, कि जब इस्तेहकाम पार्टी बनी थी, तो उसी टाइम पाकिस्तान के जो सहाफ़ती हलके हैं, उसके अंदर बहुत सारे सहाफ़ी ये खुलकर अपने ज़राए से बयान कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेहकाम पार्टी बनाई है, और उनको 40 सीटों के करीब सीटें जो है वो दी जानी हैं नून लीग के साथ, उनका इंतखाबी इश्तराक करवा के उनको 40 के करीब सीटें पंजाब के अंदर दी जानी हैं। और इस वजह से इस्तेहकाम पार्टी मार्ज़ वजूद में लाई गई है, और इस्तेहकाम पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन उस टाइम ना कोई इस बात को मान रहा था, ना समझ रहा था, क्यों मान और समझ नहीं रहा था। मेरी बल्कि बहुत एक
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जो बाद में इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया इस सारी डेवलपमेंट को बताने के लिए, और ज़ाहिर बात है पुराने कुलीग रहे हैं, तो मैंने उनका फ़ोन उठाया, उनके साथ गिला भी किया कि आपने किस मौके के ऊपर कप्तान का साथ छोड़ा। तो बहरहाल उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनसे मैंने पूछा कि कर क्या रहे हैं आप लोग, आप तो गड़े में गिर गए हैं, आपने इमरान खान को तो छोड़ के चले, बदनामी तो अपने गले ली, सियासी तौर पर भी गड़े में गिर गए हैं। तो मैं अब आपको ये अकाउंट बता रहा हूँ, वो जो आईपीपी के अंदर एक सीनियर रहनुमा जो इमरान खान और हमारी पार्टी छोड़कर आईपीपी में चले गए, उनका कहना क्या था। उनका कहना ये था कि नवाज शरीफ हमें जो है वो इतनी सीटें नहीं देंगे, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सीटें दे देंगे, और जब उन्होंने सीटें ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 देनी हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा नवाज शरीफ के साथ अलहाक करने का, हम बाकी सारे तो बेरोज़गार ही रह जाएंगे, हमें तो कोई सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए नवाज शरीफ बहुत काइयाँ सियासतदान हैं, वो किसी सूरत हमें 2-3 से ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। ये कोई और नहीं सोच रहा था, ये आईपीपी खुद ऐसा सोच रही थी, आईपीपी के सीनियर लोग ऐसा सोच रहे थे। तो फिर अब क्या हुआ, अब ये माजरा क्या है, अब ये इंतखाबी जो ये अतरीफ़ल इस्तो खुदूस बन गया है, ये कैसे बन गया है। अब हुआ ये है कि नवाज शरीफ जब तक मुल्क से अब लंदन से मुल्क में नहीं आए थे तो उनको लग रहा था कि मैं जाकर चीज़ें संभाल लूँगा, मैं बड़ा शातिर सियासतदान हूँ और चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। उन्हें अवाम के मूड का नहीं पता था, उन्हें अवाम के गुस्से का नहीं पता था, उन्हें अवाम के गम का नहीं पता था, उन्हें पता नहीं था कि अवाम किस तरीके से रिएक्ट करेगी। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर उम्मीद लगाई हुई थी और वो किसी और को सीटें देना नहीं चाहते थे। जब से वो पाकिस्तान में आए, उनकी जो दुर्गत बनी, उस दुर्गत के बाद अब उन्हें समझ आ गई और वो रेडी हो गए हैं, जिससे आप माखे मोची से कहेंगे ना कि आप जाकर जनाब वाला इश्तराक कर दें, हो सकता है आपको कोई एक आध सीट मिल जाए काउंसलर की या एमपीए की, तो नवाज शरीफ उसके साथ जाकर भी इलाहाक कर लेंगे। तो उस वक़्त तहरीक इस्तेहकाम वाले भी बेचारे जो बता रहे थे मुझे, वो भी दुरुस्त बता रहे थे, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें नवाज शरीफ इतने कमज़ोर हो गए, घुटनों पे गिर गए हैं कि अब उनको इसके अलावा और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। तो ये वजह है इस इश्तराक की। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल जो रूए रवां और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने डायरेक्शन दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को, पार्टी को, कि अब पंजाब की तरफ कन्वेंशंस का रुख किया जाए। तो अब आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कन्वेंशंस इंशाल्लाह शुरू करेगी। एक अमूमी ख्याल ये है इस टाइम के मियाँ वाली से अगर शुरू किया जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा मियाँ वाली से अपनी कैंपेन का आगाज़ करते थे। तो अभी भी अगर मियाँ वाली से हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बहरहाल मियाँ वाली से होता है या पंजाब के किसी और जगह से होता है, असल मकसद तो ये है कि अब पंजाब में कन्वेंशन शुरू होने चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर जो वर्कर है, जो वोटर है, वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश है। केपीके के अंदर कन्वेंशंस देखकर तो ये डिमांड की जा रही थी। तो आपको खुशखबरी ये देनी है कि अब इंशाल्लाह जल्द आप पंजाब के तूलो अर्ज़ के अंदर भी कन्वेंशंस, पीटीआई के भरपूर कन्वेंशंस होते हुए देखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।